सोलैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो अपना फैमिली टेस्ट दे रही थी तो अचानक से अल्तार जो होता है वो काफी जोर से ग्लो करने लगता है और इसके सामने हम एकदम प्योर व्हाइट कलर की फियोनिक्स टाइप बर्ड को देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा बड़ी होती है और पता चलता है कि ये तो असल में व्हाइट पिकॉक है जो कि अपने पंखों को फैला के किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगती है और ये जो लाइट की स्ट्रैंड्स होती हैं ये मई गोंगजी के पास आके इसके चारों तरफ लिपटने लगती हैं और एक तरीके से ये मई गोंगजी को कवर करने लगती है और हम देखते हैं कि मई गोंगजी की जो हेयर्स हैं उनका कलर भी बदल गया है और तभी अचानक से हम मई गोंगजी के फोरहेड पे गोल्डन क्राउन को देखते हैं जिसकी पावर वाकई में काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन मई गोंगजी भी खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है जो ये पिकॉक गोल्डन क्राउन अपीयर हुआ है इसकी वजह से और इसे देख के ये हैरान होते हुए मन में कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं पास हो गई हूँ और क्या ये पिकॉक फेदर डीमन एम्परर है और ये तो पहले से अलग है और ये तो एक तरीके का साइन होना चाहिए जिसका मतलब ये है कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है और तभी ये जो फेदर होता है ये आसपास की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है और इस चीज को देख के मई गोंगजी भी थोड़ी हैरान होती है और तभी अचानक से मई गोंगजी के पीछे काफी खतरनाक तरीके से इसके काफी बड़े बड़े विंग्स निकलते और इसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा पावर भी रिलीज हो रही होती है और जैसे अल्तार के नीचे खड़े हुए लोग इस चीज को देखते तो तुरंत ही इसके आगे झुक जाते हैं और जैसे अचानक से फेदर गायब होते हैं तो हम मई गोंगजी के पीछे किसी तरीके की व्हाइट फिगर को देखते हैं और इसके अपीयर होते ही हम देखते हैं कि मई गोंगजी को थोड़ी दिक्कत होती है और ये नीचे गिरने लगती है और फिर संभलते हुए मन में कहती है कि आखिर इसके अभी अपीयर होने का क्या मतलब है और क्या ये किसी तरीके का मुझे हिंट दे रहा है और तभी इसका ध्यान पहले वाले फेदर के ऊपर जाता है तो ये हैरान होते हुए मन में कहती है कि लास्ट फेदर की जो लाइट है वो अलग दिख रही है और हम देखते हैं कि ये जो फेदर होता है ये वाकई में काफी अलग होता है और जैसे मई गोंगजी इसके अंदर झांकने की कोशिश करती है तो इसके काफी तगड़े वाले पसीने छूट जाते हैं और परेशान होते हुए मन में कहती है कि मैं इस फेदर के अंदर तो नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि ऐसा करने की वजह से मुझे डर की काफी ज्यादा फीलिंग आ रही है और ये जो भी चीज है इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये हेवन के सीक्रेट्स को पकड़ सके और क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज मैंने अभी अभी देखी है वो असल में हेवन का सीक्रेट हो क्या वो चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं और इसके साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है और स्टोरी लाइन पे आते हैं और हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो होती है अपने रूम में लौट आती है और मन में कहती है कि इस बारी में सच में सूरा के द्वारा दिए गए आइटम की काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से मैं फैमिली टेस्ट को पास कर सकी हूँ और ना जाने वो सूरा अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और तो और मैं उसके और महमूद के बीच की जो फाइट थी उसे भी नहीं समझ पाई हूँ लेकिन पक्का वो किसी तरीके की फेक फाइट तो नहीं थी लेकिन उसने उस फाइट को अपने सिर्फ एक जेंटल पाम से ही खत्म कर दिया था जो कि वाकई में काफी ज्यादा अजीब बात है और कल मेरी उसके साथ फाइट होने वाली है इस वजह से मैं अभी से ही नर्वस होने लगी हूँ और ना जाने वो अभी क्या कर रहा होगा जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि टांगसन जो होता है ये इस बारी डीमन एम्परर के पैलेसों में से किसी एक में दोबारा से जाता है और ये बिग कैट से डीमन एम्परर स्वॉर्ड सैंड पैलेस को क्लाइंब करने के लिए कहता है क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा इसलिए टांगसन जो था इस मौके को नहीं जाने देता है और जबकि टांगसन तो तियान यांग सेक्रेड माउंटेन की तरफ जाता है जिसके बाद ये अर्थली यिंग माउंटेन पे जाता है और इस बार टांगसन अर्थली यिंग सेक्रेड माउंटेन पे यिन एनर्जी को काफी ज्यादा केयरफुली एब्सॉर्ब करता है और यिन एनर्जी का हर एक कतरा इसके द्वारा एब्सॉर्ब किया जा रहा होता है जिसके बाद ये यांग एनर्जी को इस्तेमाल करता है इसके साथ मर्ज होने के लिए और टांगसन पूरे धैर्य के साथ इन दोनों ही एयर एनर्जीज को कंबाइन करने लगता है जिसकी वजह से यिन यांग एनर्जी का जो वॉर्टेक्स होता है वो बड़ा होने लगता है और ये काफी लेट नाइट तक इन दोनों ही जगहों पे आता जाता है जिसकी वजह से टांगसन की बॉडी के अंदर जो यिन यांग एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हो गई होती है और इस बार तो टांगसन दोबारा से काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि इसने पाया है कि इसकी जो एनर्जी है उसका एक छोटा सा हिस्सा बदल गया है एक तरीके के न्यूट्रल और पीसफुल एनर्जी में और ये जो फॉर्मर गॉड किंग है तो टांगसन ने बड़े ही आराम से इस एनर्जी को एक ही झलक में पहचान लिया होता है कि ये जो एनर्जी की फॉर्म है ये असल में काफी हद तक खेओस एनर्जी की जैसी है और फिर हमें अगली सुबह एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग आ गए होते हैं बैटल को देखने के लिए और यहाँ पे हमारा टांगसन भी आ गया होता है और ये खुश होते हुए मन में कहता है कि आज तो एक डबल मैच है और बस इसके बारे में सोचने से ही मैं काफी ज्यादा एक्साइट हो गया हूँ और मैंने जो खेओस एनर्जी को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस की तो ये वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया रहा और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक रात प्रैक्टिस करने से सभी एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि कल रात को टांगसन को मालूम चल गया था कि जो इसकी बॉडी के अंदर यिंग यांग एनर्जी है वो खेओस एनर्जी में बदल गई है और इसी वजह से अंत में जाके इसका जो कल्टीवेशन मेथड था वो बदल गया और हेवन एंड अर्थ बनने से पहले शुरुआत में बस खेओस ही था जो कि उसी खेओस एनर्जी से बना था और टांगसन
ने भी इस तरीके की एनर्जी सिर्फ तभी देखी थी जब ये एक गॉड किंग था और ये एक तरीके का काफी बढ़िया टॉनिक है सभी लेवल्स के लाइफ के लिए। टांगसन फिर खुश होते हुए उन्हें कहता है कि आज मुझे काफी अच्छा दिखना होगा और मुझे मई गोंगसी के सामने अपनी स्किल्स का भी तो शो ऑफ करना है। और जब टांगसन मई गोंगसी का इंतजार कर रहा था तभी मई गोंगसी भी एरिना में आ जाती जो कि वाकई में काफी सुंदर लग रही होती है। और इसे देखते टांगसन इसके पास आकर कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गई। और मई गोंगसी तुरंत ही क्यूयुई से इनके लॉटरी नंबर को निकालने के लिए कहती है और मई गोंगसी सूरा को देखे कहती है कि सूरा तुमने नए कपड़े ले लिए और माफ करना तुमसे इंतजार करवाने के लिए। टांगसन भी मना करते हुए कहता है कि अरे नहीं मैं तो बस अभी अभी ही आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि टांगसन और मई गोंगसी जो होते ये दोनों ही लॉटरी नंबर को निकालने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। और क्योंकि आज डबल मैच है तो आज का जो शेड्यूल होता है वो पिछले दिन से छोटा होता है। और जैसे ही टांगसन का ध्यान मई गोंगसी के ऊपर जाता है तो ये बस उसे देखता ही रह जाता है। खुश होते हुए मन में कहता है कि मई गोंगसी तो काफी हद तक दिन पे दिन जियावो जैसी दिखने लगी है और मैं जो इसके साथ दोबारा से लड़ पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशनुमा मोमेंट है वो भी इस दुनिया के अंदर आने के बाद। लेकिन तभी अचानक से टांगसन का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में ही मन में कहता है कि मुझे हर हाल में इसे उन कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट करना ही होगा जो कि इसका फायदा उठाना चाहते हैं और जो कोई भी मेरी वाइफ को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा या हिम्मत करेगा उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब टांगसन गुस्सा हो रहा होता है तो मई गोंगसी भी इस चीज को देख लेती है और कहती है कि आखिर अचानक से तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो टांगसन भी जो होता है हड़बड़ाते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं। तो मई गोंगसी कहती है कि तुमने वो जो कल स्ट्राइक किया था ना मतलब कि तुमने जो अपने पाम से अटैक किया था आखिर उसका नाम क्या था। तो टांगसन कहता है कि ओ वो असल में मैंने बस उसमें कुछ एबिलिटीज को ही कंबाइन किया था और इस तरीके से मैंने अपनी अटैक एनर्जी को अपोनेंट के दिल में ट्रांसफर कर दिया और इस तरीके से मैंने उसे तुरंत ही हरा के मैच को जीत लिया था। जैसे मई गोंगसी सुनती है कि इसने अपनी एनर्जी को डायरेक्टली अपोनेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया वो भी बस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके। और इस चीज को सुनते ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। टांगसन कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि स्पेस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता है बल्कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी स्पेस होता है। और इस चीज को सुनते मई गोंगसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। तो टांगसन कहता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो अगर हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो इसके लिए मई गोंगसी भी मान जाती है। तो टांगसन कहता है कि चलो हम इसके बारे में तब डिस्कस करेंगे जब हमारे पास खाली टाइम होगा। और तो और कुछ ऐसी सिंपल फाइटिंग टेक्निक्स भी हैं जो कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। और तभी टांगसन की बारी आ जाती है लॉटरी नंबर को निकालने की। और फिर कहता टांगसन जो होता है मई गोंगसी को गुड लक दे देता है जब वो लॉटरी नंबर को निकालने के लिए जाती है। और हम देखते हैं कि मई गोंगसी को नंबर 8 मिला होता है। और टांगसन कहता है कि हम ओपनर के तो काफी ज्यादा करीब हैं जिसकी वजह से हम काफी जल्दी कम्पीट भी कर पाएंगे। तो मई गोंगसी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास किसी तरीके की टैक्टिक्स या फिर आइडियाज हैं। तो टांगसन जो ये कहता है कि इस बारे के तुम्हारे सेक्लूशन के बाद तुम अपने स्पेस एसिमुलेशन लेवल तक पहुंच चुकी हो जिससे कि तुमने वाकई में काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी की है तो तुम इस मैच के अंदर अटैक कर सकती हो जबकि मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और टांगसन की इन बातों को सुन के मई गोंगसी भी काफी हैरान होती है और मन में कहती है कि ये तो असल में ये भी देख सका है कि मैं तो स्पेस एसिमुलेशन लेवल तक भी पहुंच गई हूँ। और फिर ये अटैक करने वाली बात पे ओके कह देती है जिसके बाद ये दोनों ही वेटिंग रूम के अंदर वेट करने लगते हैं। और क्योंकि बिग कैट का आज कोई भी मैच नहीं था इसलिए वो आज आया भी नहीं था और काफी जल्दी इनका नंबर आ जाता है एरिना के अंदर जाने का। और होस्ट अनाउंस करता है कि अगला जो मैच है वो नंबर 7 वर्सेस नंबर 8 का है। इसके बाद हम एरिना के अंदर दो टीम्स को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं जिनमें से एक टीम के अंदर तो मई गोंगसी और टांगसन होते हैं जबकि इनके जो अपोनेंट होते हैं वो वाकई में काफी खतरनाक दिखने वाले बीस्ट होते हैं। और इन्हें देखते टांगसन पहचान लेता है और इन्हें देख के मन में कहता है कि ये तो स्पाइडर ट्री, स्पिरिट डैन और कॉप से ईटिंग स्पिरिट है जो कि स्पिरिट रेस से है। और इन दोनों के पास ही सेकंड क्लास की ब्लड लाइन्स हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। और कल मैंने काफी ज्यादा यिंग यांग एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास ब्लड लाइन का जो ब्रांड था उसके अंदर इतनी भी जगह नहीं थी कि वो उन दोनों एनर्जीज को और ज्यादा एब्सॉर्ब कर पाता। लेकिन ये एकदम सही समय रहेगा जिससे कि ब्लू सिल्वर ग्रास की जो क्विकली और स्ट्रॉन्गली एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है उसे बढ़ाया जा सके। और इन दोनों ही स्पिरिट रेसेस की जो ब्लड लाइन पावर्स हैं वो दोनों ही सेकंड क्लास की हैं जो कि एब्सॉर्ब करने के लिए काफी होगा। और फिर टांगसन इन दोनों को देख के मई गोंगसी से कहता है कि ये दोनों ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए हम दोनों ही एक एक को चूज करेंगे और मैं तुम्हारे लिए स्पाइडर ट्री स्पिरिट को छोड़ता हूँ जबकि कॉप से ईटिंग स्पिरिट को मेरे लिए छोड़ देना। और जैसी बैटल शुरू होती है तो स्पाइडर वाला जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपने टेंटिकल्स को जमीन पर पटकते हुए आगे बढ़ने लगता है जबकि ये जो स्पिरिट ट्री होता है ये अपनी पावर को इस्तेमाल करके यहाँ से जमीन के अंदर गायब हो जाता है और इस जमीन के अंदर से काफी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है।
और इसे इस तरीके से अपनी तरफ आते हुए मैगोंग भी नोटिस कर लेती है और जैसे ही इसके करीब आता है तो ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन सी बन जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।